नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य स्कूल 2 और आपको पता होगा कि हमने ज्योग्राफी की सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमने क्लास 6 के सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हमारा पर्यावरण। स्पेशली ज्योग्राफी हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद बाकी चैप्टर भी देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट को भी हम फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे। आपको पता है हम ये सीरीज़ मैंने टेट और कमीशन के लिहाज से चलाई हुई है। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास हमारा पर्यावरण का यूनिट फर्स्ट पर्यावरण पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर हम देखेंगे आज। इसका पहले चैप्टर जैसा कि आपको पता है हम सिंगल रीडिंग करते चलेंगे और इसमें साथ में टेक्निकल चीज़ों को भी समझते चलेंगे और इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पर्यावरण क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण शब्द जो है वो परि प्लस आवरण से बना हुआ है, जिसका मतलब है हमारे चारों ओर का वातावरण या हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारी पर्यावरण में आती हैं। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है तो आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा इस पर्यावरण जो हमारा था इसको हम धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। कैसे? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण हो रहा है। तो मानव कार, मिल, कारखाने, बर्तनों का निर्माण, इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। तो धीरे धीरे हम इस पर्यावरण को चेंज करते जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इस जानकारी को पढ़ लेते हैं कि ये क्या जानकारी हमें दी हुई है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ उनके फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा या नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। तो शिक्षक ने कहा, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वो है पर्यावरण। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कुर्सी, ये सारा खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, पहाड़ और प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण किया है मानव ने, जैसे सड़कें, पुल, कपड़े, किताबें, बर्तन, ये सब। तो अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे। तो रवि, परमजीत, जैसी जैसी मुस्तफ़ा, आशा, सभी ने ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती या बदलती रहती हैं। तो यहाँ आप इस डायग्राम को देखने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम में पर्यावरण और उसके घटक दिए हुए हैं। तो घटक कौन कौन से दिए हुए हैं? प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? दो घटक यहाँ पे बताए हुए हैं, एक प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं और एक मानव निर्मित घटक। तो मानव निर्मित घटक में हम देखेंगे इमारतें, पार्क, पुल, सड़कें, ये सारी जो हैं वो इसी स्मारक, उद्योग, ये सारे मानव निर्मित में आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मानव जो है वो एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सारी मानवों के आगे आने वाली ज़रूरतें हैं। जिस प्रकार मानव, इसलिए हम
आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। आगे हम देखेंगे। ऊपर के वातावरण से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति और पर्यावरण, ये सारे पर्यावरण कहलाते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां पाई जाती हैं। जीवीय और अजीवीय परिस्थितियां पाई जाती हैं, जबकि पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण, अब हम समझेंगे प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण कैसे बनता है? भूमि, जल, वायु और पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के द्वारा यह प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आपने क्लास 6 के अगर देख लिए हुए हैं चैप्टर, तो वहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल क्या है, इनसे आप परिचित होंगे। आइए जब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत, उसे हम कहते हैं स्थल मंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है। तो आप स्थल मंडल जान सकते हैं कि स्थल मंडल की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे कि जो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं स्थल मंडल, और जो कि चट्टानों एवं खनिजों से बनी है एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी हुई है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियां, भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। तो ये इस तरह से आप इस पिक्चर में तीनों को देख सकते हैं, एक जल मंडल, ऊपर वायुमंडल और स्थल मंडल, और जहाँ पे तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं उसे हम कहते हैं जैव मंडल। तो आगे हम पढ़ते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियाँ, झील, समुद्र, महासागर आदि जो हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। किसमें? जलमंडल में। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम कहते हैं वायुमंडल। तो यहाँ पे आपको तीनों की डेफिनेशन पता चल गई होगी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल एवं संजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो यहाँ पे आप जैवमंडल की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे हम कहते हैं जैवमंडल। क्योंकि आपको पता होगा जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, अगर हम पृथ्वी पे मान लीजिए रह रहे हैं स्थलमंडल के ऊपर और वहाँ हवा नहीं है, तब वहाँ पर कोई भी जीव नहीं रह सकता। इसीलिए यह जो तीनों मंडल मिलकर, और अगर पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, हवा भी है और स्थलमंडल भी है लेकिन जल नहीं है, तब भी हम पृथ्वी पे नहीं रह सकते। तब जो है मनुष्य और बाकी जीव जंतु वहीं रह सकते हैं जहाँ उन्हें ये तीनों चीज़ें उपलब्ध हों। तो इसीलिए जहाँ ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, तो पृथ्वी पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं और पृथ्वी पर ही जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव मंडल यानी जहाँ पर जीव जंतु और बाकी जो प्राणी हैं वो रहते हैं, जहाँ पर उसे कहते हैं जैव मंडल। आगे हम समझेंगे परितंत्र। तो परितंत्र क्या है? शब्दावली में हम देखेंगे यहाँ साइड में कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो परितंत्र क्या है? जहाँ पर
जितने भी जीवधारी हैं, जो भी जीव जंतु प्राणी हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना के रहते हैं। जैसे हम समझेंगे कि मान लीजिए आप कोई भी पक्षी है जैसे, और उसे रहने के लिए वो किसका प्रयोग कर रहा है? पेड़ों का प्रयोग कर रहा है। तो जो है यह भी परितंत्र का निर्माण हो रहा है, क्योंकि पेड़ जो है वो पक्षी के लिए जरूरी आश्रय प्रदान कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे की जरूरतें यहाँ पर पूरी करते हैं। अब पेड़ की जरूरत कैसे पूरी हो रही है पक्षी से? क्योंकि पक्षी जो है वो उन बीजों को खाते हैं और अपनी जब उन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने में पक्षियों और बाकी प्राणियों का बड़ा ज़्यादा योगदान है। जैसे हमने पक्षी की एग्जांपल समझ ली, साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये बाकी जो भी प्राणी होते हैं, जैसे गाय भैंस या बाकी जीव जंतु जो है, वो उन फलों को खाकर बीजों को भी साथ में खा लेते हैं। और जब वो गोबर की जो प्रक्रिया होती है, तो उसके द्वारा जो है वो गोबर जब करते हैं, तब वहाँ पे बीज भी उसमें साथ ही निकल जाते हैं। तब जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो बीज चला जाता है और फिर वहाँ पर पेड़ का निर्माण हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे की जो हैं वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इस तरह से यह यहाँ परितंत्र का निर्माण होता है, तो जहाँ पर जीवधारी आपस में क्रिया करके एक दूसरे के साथ जब क्रिया करते हैं और एक दूसरे को आश्रय प्रदान करते हैं, तो परितंत्र का निर्माण होता है। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं कि परितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इसमें मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो ये बात कर रहा है केरल की, जहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आता है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं, कितना यह जो है एक परितंत्र का निर्माण हो रहा है। तो परितंत्र यानी सभी जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो वहीं पर परितंत्र का निर्माण हो रहा है। आगे समझने की कोशिश करेंगे। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली तथा अनेक कीट भी दिखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जैसे कि आपको पता है, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध परितंत्र का निर्माण करता है। तो परितंत्र क्या है, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध। तो जीवधारियों का आपसी तथा अपने आसपास के जो जीवधारी हैं तथा अपना आसपास का जो पर्यावरण है उसके बीच जो संबंध है, उसे ही परितंत्र का निर्माण होता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। जैसे रेगिस्तान का अपना परितंत्र होता है, पर्वतों का अपना, झील का अपना। यानी परितंत्र हमने देखा, जो आसपास के जीव हैं उनका आपस में संबंध। तो यहाँ पर आप एक ताल का परितंत्र देख रहे हैं। जो एक ताल बना हुआ है, उसमें कैसा वो एक दूसरे के साथ, यहाँ पर कमल के फूल खिले हुए हैं, बत्तखें उसमें ताल में तैर रही हैं। और साथ ही आप देख रहे होंगे
इसी ताल से आसपास की जो है वो हरा भरा घास आपको दिख रहा होगा, तो इसे हिरण और गाय जो है वो चुग रहे हैं, खा रहे हैं। तो इससे इन सभी की ज़रूरतें एक दूसरे से पूर्ति हो रही है, सभी की ज़रूरतें एक दूसरे आपस में एक दूसरे से पूरी हो रही हैं। तो इसी से एक ताल परितंत्र का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हमने परितंत्र की डेफिनेशन भी समझ ली कि परितंत्र क्या है। आगे हम जानेंगे मानवीय पर्यावरण। तो मानव के द्वारा जिस पर्यावरण का निर्माण किया गया है, जिन बातों का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है, उसे हम कहेंगे मानवीय पर्यावरण। यानी मानव और पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, जिसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जैसा कि आपको पता है, आदि मानव जो है उसने अपने आप को प्रारंभिक किसकी प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल तथा आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जैसे खाने के लिए उसे फल भी मिल जाते थे, नहाने के लिए पानी भी मिल जाता था और रहने के लिए आवास भी मिल जाता था। जैसे गुफाओं में रहता था जो आदि मानव था, यानी जो प्रकृति प्रारंभिक मानव था। तो उसका जीवन सरल था। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। तो जैसे ही उसने फिर आग जलाना सीख लिया था, आग से उसने भोजन को पकाना सीख लिया था। तो इस तरह से वो धीरे 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 पर्यावरण में, और उससे उसके बाद वो क्या करने लगा, नई नई प्रकार की फसलें उगाने लगा। तो फसलों को उगाने के लिए पेड़ों को काटने लगा। तो इस तरह से वो धीरे 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 प्रकृति में परिवर्तन करता चला गया, और उसने परिवर्तन प्रकृति में कैसे करना है वो सीख भी लिया। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ तो आवश्यकता से अधिक दिन उपजाया, तो उसे वस्तु विनिमय का विकास हुआ। वस्तु विनिमय का हम अर्थ समझते हैं, लेकिन पहले इसे पढ़ लेते हैं। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार यानी जहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। संचार होता है बातों का आदान प्रदान। संचार यानी जब हम अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आज हम टेलीविज़न और फ़ोन का प्रयोग करते हैं, तो ये हैं संचार के माध्यम। अब हम समझते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। तो वस्तु विनिमय पद्धति वो थी जब प्रारंभिक मानव जो था, जिसने कृषि करना सीख लिया था, तो वो एक वस्तु को, जैसे मान लिया कि एक व्यक्ति ने यहाँ पर चावल की खेती की और उसने चावल जो है वो उपजाए। दूसरे ने गेहूं की खेती की। अब दोनों एक दूसरे के साथ वस्तुओं का विनिमय कर लेंगे। जैसे वो 50 किलो चावल उसे दे देगा और उससे 50 किलो गेहूं ले लेगा। तो ये हो गई वस्तु विनिमय पद्धति। अब दोनों चावल भी खा सकते हैं और गेहूं भी खा सकते हैं। अब दोनों ने थोड़ा थोड़ा बांट लिया। तो इस तरह से वस्तु विनिमय पद्धति का भी विकास हुआ। तो धीरे धीरे जो है वो मानव जो है वो पर्यावरण का परिवर्तन धीरे धीरे करता चला गया। तो इस तरह से क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। तो आगे हम पढ़ेंगे। रवि की कक्षा में मिंजोरम की एक लड़की, मिंजोरम आप देखेंगे जो हमारे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहाँ पे पड़ता है मिंजोरम। एक राज्य है हमारा, उसकी राजधानी आइजोल है। रवि की कक्षा में मिंजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिंजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां की भूदृश्य, घरों तथा लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो इस तरह से हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप वस्तु विनिमय की डेफिनेशन देख सकते हैं। वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये जानेंगे कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लें। टैट के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जेबीटी के लिहाज से तब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रत्येक 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है परितंत्र क्या है। अब आपने परितंत्र की डेफिनेशन अच्छे से समझ ली है, और अगर आपको एक बार नहीं पता चला कोई बात नहीं, आप दोबारा देखें ऊपर परितंत्र की डेफिनेशन, और आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। तो परितंत्र की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। प्राकृतिक पर्यावरण भी आपको पता चल गया होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। अब आप बताएंगे कि कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण, कौन कौन से ऐसे प्रकृति ने किन किन चीज़ों का निर्माण अपने आप से किया हुआ है। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो पर्यावरण के हमने 2 प्रमुख घटक पढ़े थे। दूसरा, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण के आप यानी जिन वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, उसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं आसानी से। स्थलमंडल क्या है? तो ये भी आप बता सकते हैं। स्थलमंडल क्या है ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। जैव मंडल क्या है? ये भी आप आसानी से आप बता सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप टेंशन ना लें, मैं लास्ट में इनके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा नहीं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो इसके आगे हम पढ़ेंगे इसमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। आपने सही उत्तर चिन्हित करना है। इसमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? घ दूसरे का, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इस तरह से आपने इन्हें टिक करना था। आपको मैं आंसर इनके प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप एक बार दोबारा से ज़रूर इस लेसन को पढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप इसके क्वेश्चन आंसर के इनके क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं। ये मैंने इसलिए आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं क्योंकि 7th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें यहाँ से आसानी से क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि पहले आप लेसन को 2 से 3 बार पढ़ें, उसके बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप इन क्वेश्चन आंसर का सहारा ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं परितंत्र क्या है। तो ये मैंने बताने की कोशिश की है। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को आंसर को आसानी से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पे जीवीय पर्यावरण और जैव मंडल क्या है, और इस तरह से आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या आप रुक करके क्वेश्चनों के आंसर को नोट कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रहे क्वेश्चनों के आंसर, ये मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चनों को अब देख लिया है। इसके क्वेश्चन के आंसर भी हमने जान लिए हैं। तो इस तरह से हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और आगे जो है वो सेकंड चैप्टर की तैयारी हम करते हैं। तो हम सभी चैप्टर 7th क्लास के सभी चैप्टरों को हम कवर करेंगे। धीरे धीरे आप मेरे साथ बने रहिए, और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।